वैभव को जोधपुर से हार का डर था, इसलिए अपने पिताजी से कह के जालोर सिरोही का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? अशोक गहलोत के बेटे होने के अलावा और कौन सी क्वालिटी है वैभव गहलोत में जो जालोर सिरोही की जनता उन्हें वोट करे? विरोधी कहते हैं कि ये राजस्थान के राहुल गांधी हैं, अशोक गहलोत इनको बार बार लॉन्च करते रहते हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जो लोग कहते हैं परिवारवाद या इनको तो ईजी, चाहे पार्टी में पद मिला होगा तो इजीली मिल गया होगा, 10 साल लगे मुझे। हमारे ही पार्टी के कुछ विरोधी नेता थे जिन्होंने टिकट कटवा दिया। क्या आप सचिन पायलट के ऊपर इशारा कर रहे थे? पोस्टर में सचिन पायलट की फोटो नहीं लगवाई, तो क्या नहीं लगवाई आपने फोटो? किन पोस्टरों में? आप अपने प्रचार में सचिन पायलट को बुलाएंगे? आपकी सचिन पायलट से बातचीत होती है? हमारी आयलो होती है। ये लड़ाई राजा वर्सेस रंग की है। कहाँ है राजा? जो कोई राजा ही नहीं है तो कौन से राजकुमार? वो ज्यादा जोर अपनी बेटे की सीट पे लगाए हुए हैं और इस वजह से वो शुरुआती दौर में बाहर जाकर प्रचार बाकी सीटों पे नहीं कर पाए। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? दिखे क्या आपको? दिख रहे हैं क्या? ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। चुनाव पढ़ने वालों ने जब चुनाव पढ़ना शुरू किया तो कहा एक क्लीशे लाइन, हॉट सीट। हॉट सीट किसको कहा गया? उन सीटों को जहां पर कांटे की टक्कर हो, उन सीटों पर जहां बड़े प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़ा प्रत्याशी किसे माना जाता है? कोई बड़ा नेता, किसी बड़े नेता के पुत्र, जैसे वैभव गहलोत। वैभव गहलोत जालोर सिरोही सीट से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। सीएम अशोक गहलोत की लेगेसी को आगे बढ़ाने का इन पे जिम्मा है और जिम्मा कांग्रेस पार्टी को एक सीट जिताने का भी है। यहाँ पर बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी से इनका सीधा मुकाबला है। कैसा चुनाव चल रहा है वैभव जी? अच्छा चल रहा है, शानदार है। हाँ। अच्छा रिस्पॉन्स है। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। तो यहाँ पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव आपने जोधपुर से लड़ा। जी। जोधपुर छोड़ के वैभव गहलोत को जालोर सिरोही क्यों आना पड़ा? देखिए, कौन कहाँ से लड़ता है, क्या इक्वेशन रहती है, और ये तो मारवाड़ का ही क्षेत्र है। मैं मेरे घर में ही बैठा हूँ, तो पार्टी हाईकमान और स्क्रीन कमेटी तय करती है कि किस सिचुएशन में किस कैंडिडेट को कहाँ से उतारना है। 19 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो पार्टी ने मुझे जोधपुर में मौका दिया और इस बार पार्टी ने मुझे 24 के चुनाव में जालोर सिरोही के लिए मौका दिया। मैं इस पे आऊँगा, जालोर सिरोही और वहाँ से यहाँ आने पे, और इस पे विस्तार से बात करेंगे। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत का बेटा, आपका परिचय इसी से शुरू होता है। इसके अलावा अगर आपका परिचय किसी को देना हो तो क्या दे सकता है? इसके अलावा आप कहेंगे RCA जो हमारी क्रिकेट बॉडी थी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, उसका मैं अध्यक्ष रहा 2 टर्म और 4 साल के लिए, और साथ ही मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा 6 साल के लिए। मैं AICC मेंबर, और मैंने एज ए पार्टी वर्कर काम किया सन 2003 से लेके 14 तक। मुझे 10 साल बाद पार्टी का पद मिला। तो ये सारा मैं कहना चाहूँगा, चाहे RC का अध्यक्ष रहा, चाहे पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा स्टेट के अंदर, ये मैंने विभिन्न जगहों पे अपना काम किया। अभी ये आपका दूसरा लोकसभा चुनाव है। चुनाव पे मैं बात करूंगा, लेकिन आप लोग जल्दी मिलते नहीं हो, तो आज मिले हो तो मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूँ। वैभव गहलोत को थोड़ा और जान समझ लेते हैं। वैभव गहलोत ILS कॉलेज। आपको ऐसा क्यों लगा जल्दी नहीं मिलते? अब क्योंकि आप लोग बिजी रहते हैं ज़्यादा। नहीं, अब हमें जब कोई अप्रोच करता है हम तो इजी अवेलेबल हैं। अच्छा, चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप मिलते हैं। तो मुझे जब आप दोबारा कभी मिलेंगे तो और भी इसके बाद बात करेंगे चुनाव के अलावा भी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और पहले से समझ लेता हूँ। आपने पढ़ाई ILS कॉलेज पुणे से की। जी। जब आप पुणे में पढ़ रहे थे तब आपके पिताजी मुख्यमंत्री बने पहली दफ़ा, तो भौकाल रहता हो एकदम जब लड़कों के बीच मुख्यमंत्री का बेटा? अरे देखिए, ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था इनफैक्ट ऐसा। तो क्योंकि फादर ने हमेशा सिंपल लाइफ ही लीड करने के लिए प्रेरित रखा है हमारे पूरे परिवार को। खुद वो सिंपल लाइफ जीते हैं। तो जब मैं कॉलेज में था, भले ही पिताजी मुख्यमंत्री भी थे, मगर एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह मैंने वहाँ पे लाइफ लीड की। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मैं पैदल हॉस्टल में रहा 5 साल, पैदल आना जाना रखता था सब जगह। 3 व्हीलर ऑटो में भी सफ़र किया है, बस में भी सफ़र किया है। महाराष्ट्र रोडवेज़ की बस से मैं बॉम्बे से पूना आता था। तो पिताजी CM थे, उसके बावजूद भी मैंने एज अ सिंपल स्टूडेंट की लाइफ वहाँ पे लीड करी। नहीं तो लोगों में तो चर्चा होती होगी कि ये मुख्यमंत्री के बेटे हैं, थोड़ा अलग। चर्चा दूसरी होती थी।
अच्छा चर्चा ये होती थी कि हकीकत में मुख्यमंत्री के बेटे हैं या उनके कोई रिश्तेदार हैं दूर के। अच्छा चर्चा ये होती थी कॉलेज में। अच्छा लोगों को ये विश्वास नहीं होता था, जो चर्चा हमारे कानों में आती थी वो आती ये थी कि यार एक्चुअली वो जो लड़का है वैभव गहलोत, वो एक्चुअली अशोक गहलोत जी के सन है या उनके कोई डिस्टेंट रिलेटिव हैं, पर चर्चा उनकी इस तरह से चल रही है कि बेटे हैं बेटे। क्योंकि इतनी सिंपल लाइफ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती। पैदल आ रहा हूँ, अपने मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, नॉन एसी डब्बे में ट्रेन में सफ़र करके उतरा हूँ, कोई दोस्त आ गया कभी लेने स्टेशन तो आ गया, मोटरसाइकिल में दोस्त के पीछे बैठ के ट्यूशन जा रहा हूँ। तो चर्चा उल्टी होती थी। कभी सीएम साहब गए और आप- एक्चुअली एक दो दोस्त जयपुर आए, उसके बाद उन्होंने वहाँ कहा नहीं नहीं एक्चुअली इनके फादर राजस्थान में सीएम ही है भाई, अच्छा ये वहीं रहते हैं सीएम। तो चर्चा इस तरह की होती थी। कभी सीएम साहब गए आपके कॉलेज? नहीं, सीएम बनने के बाद कभी नहीं गए। जब सीएम बनने से पहले 6 महीने पहले, जब वो पार्टी सत्ता में नहीं थी राजस्थान में और चुनाव से पहले एडमिशन के समय वो ज़रूर आए थे वहाँ पे, पर तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। मेरा एडमिशन जब हुआ तो मुख्यमंत्री वो बने उससे 6-7 महीने पहले की बात है जस्ट। तो मेरा जब एडमिशन हो रहा था तब वो ज़रूर उन्होंने कॉलेज देखा था और क्या कोर्स है और इस तरह से सारी चर्चा वहाँ पे करी थी, तब वो ज़रूर आए थे। बीच में 5 साल वो कभी कॉलेज में नहीं आए, ना कभी पूना कोई राजस्थानियों का कोई सम्मेलन हुआ हो तो वो ज़रूर आए हो, पर कॉलेज की तरफ या मेरे उसने और मैं उनसे मिलने वहाँ पे गया हूँगा पूना। उनका कोई ऑफिशियल एंगेजमेंट था मेरे ख्याल से एक बार उन 5 साल, मुझे यही ध्यान है कि वो कभी उनका वापस आना हुआ नहीं। फिर वहाँ से लौट करके आप सक्रिय राजनीति में कब से आए? मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि जितनी बार आप चुनाव लड़ते हैं तो विरोधी कहते हैं कि ये राजस्थान के राहुल गांधी हैं, अशोक गहलोत इनको बार बार लॉन्च करते रहते हैं। देखिए ऐसा है, जब मैंने कहा मैं कॉलेज पूरा किया, कॉलेज पूरा करने के बाद ही तुरंत मैं यूथ कांग्रेस में सक्रिय हो गया था। और मैंने यूथ कांग्रेस में और पार्टी में बिना पद के 10 साल तक काम किया। अब चाहे धरना प्रदर्शन है, चाहे पार्टी ने जहाँ जहाँ मुझे, चाहे विधानसभा चुनाव हो, नगर निगम चुनाव जोधपुर में मैं कॉलेज छोड़ते ही नगर निगम के चुनाव हुए। पहले तो वहाँ विधानसभा चुनाव हुए 2003 में। आपकी पार्टी हार गई। कांग्रेस सत्ता में नहीं रही, पर उस चुनाव में मैंने काम किया, पर केवल जोधपुर में किया। उसके बाद 2004 में चाहे नगर निगम के चुनाव हो, तब मैं लगातार सक्रिय रहा जोधपुर नगर निगम में। 20-22 दिन वहीं पे मेरा कैंप रहा। 2005 में यूथ कांग्रेस में लाठीचार्ज हुआ। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ भी दिखा सकता हूँ उस टाइम की, जब मेरे को पुलिस लाठीचार्ज में मेरे को चोट लगी थी। कहाँ पे हुआ था लाठीचार्ज? हम विधानसभा के प्रदर्शन कर रहे थे जयपुर में। जयपुर में जी। और विधानसभा प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के हुआ करते थे नीरज डांगी जी, जो भी राज्यसभा सांसद हैं। और उस टाइम मैं बताता हूँ, आपके पास वो सारी क्लिपिंग्स आपने बचा के रखी हैं? बिल्कुल। मैं कई ये क्वेश्चंस कई पूछे मैंने, पूरे न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स हैं। अच्छा। मेरी सक्रियता जो दिखाती हैं, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे राजस्थान पत्रिका तो हो। आप जोधपुर के बाहर भी एक्टिव रहते थे? नहीं, मैं जयपुर में जितने धरने प्रदर्शन पार्टी कार्यालय में जाना, ये देखिए, ये डेट देखेंगे, ये उस टाइम हम यूथ कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा लाठीचार्ज हुआ था जी। और आप डेट देखिए, ये आ रही है 12 अप्रैल 2005। ये वैभव गहलोत, ये मेरे कमर से और मेरे हाथ पे लाठीचार्ज हुआ था। ये तस्वीर, इस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं? ये सन 2005 की है। इस तस्वीर की आप जिक्र कर रहे हैं, ये 2005 की है और डेट है 12 अप्रैल 2005। ये जयपुर का है सारी कहानी? जी, ये विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन था। सरकार जनहित के मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन रखा था। तब मैं एज ए पार्टी, मतलब यूथ कांग्रेस वर्कर था। मैं यूथ कांग्रेस में भी मैंने कभी पद नहीं रहा। मैंने इलेक्शन लड़ना चाहा जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इलेक्शन सिस्टम चालू किया यूथ कांग्रेस का। तो मैंने इलेक्शन 2010-11 की बात है, इससे भी आगे 5 साल तक, पर तब तक भी मैं बिना पद के काम करता रहा। लोकसभा चुनाव
2008 के विधानसभा चुनाव, मैंने पूरी एक लिस्ट और मेरी पूरी न्यूज़पेपर कटिंग्स, चाहे मैं लोकसभा चुनाव में 25 में से 5-6 जगह उस वक्त मुझे पार्टी ने कहा कि आपको इन सीटों में जाके प्रचार करना है, वो मैंने सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। मैंने विधानसभा चुनाव में 2008 के, 2009 के लोकसभा चुनाव, इन जगहों पे भी हमेशा सक्रियता से काम करता रहा मैं। मैं एक बात और जानने में दिलचस्प, और मुझे 2014 में जाके पहली बार पार्टी का पद मिला, मतलब 2004 से 14, 10 साल बाद, जिसमें पिताजी 2 टाइम सीएम रह चुके थे। 2008 से 13 का भी उनका एक सेकंड टेन्योर हो गया था। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जो लोग कहते हैं परिवारवाद या इनको तो इजी, चाहे पार्टी में पद मिला होगा तो इजीली मिल गया होगा, 10 साल लगे मुझे। मैं आ ही रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। इज इट टू बी चैलेंज और ब्लेसिंग? अशोक गहलोत का बेटा होना ब्लेसिंग लगता है या चैलेंज है कि एक बैगेज है, एक बड़ा भार है कि बड़े नेता 3 बार के दोनों ही पॉइंट्स हैं, 4 बार दोनों ही पॉइंट्स हैं। देखिए, किसी भी चीज़ के प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो सेम इज़ विद दिस, कि अगर आप कहें तो चैलेंज भी है और ब्लेसिंग भी है। लेकिन देखिए, जो बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो सामान्य घरों से कार्यकर्ता निकलते हैं, आप पर परिवारवाद का आरोप लगता है, और जो सामान्य घरों से कार्यकर्ता निकलते हैं जिनको टिकट मिलता है उनके लिए कहा जाता है कि इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपनी प्रोफाइल बनाना पड़ता है, जा कर के दिखाना पड़ता है पीसीसी में, स्टेट में या फिर दिल्ली में, अपनी सीवी ले जानी पड़ती है, तब जाकर कहीं टिकट मिलता है। और बड़े नेताओं के पुत्र होने का फ़ायदा ये मिलता है कि आसानी से टिकट मिल जाता है। क्या ये बात सत्य है? देखिए, ऐसा है, 2014 में मैं भी चुनाव के लोकसभा चुनाव लड़ना जब चाह रहा था, तो मैं भी सीवी लेके तमाम नेताओं के पास गया था दिल्ली में, और मुझे टिकट नहीं मिला था। हाँ, मुझे टिकट नहीं मिला था, मगर उस वक्त स्क्रीन कमेटी के चेयरमैन हमारे पवन बंसल जी हुआ करते थे जी, जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, उनको स्क्रीन कमेटी का चेयरमैन था। स्क्रीन कमेटी के जो मेंबर्स थे उनके पास गया था मैं तमाम, जो आप कह रहे हैं कि सीवी दूसरे कार्यकर्ताओं को ले जाना पड़ता है, मैं भी गया और टिकट भी नहीं मिला था। किसको दिखाया था आपने सीवी? पवन बंसल को? नहीं, सारे जो मैं सेंट्रल लीडरशिप में जितने भी नेता होते हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, सभी लोगों को। तो जो आप कह रहे हैं कि बाकी लोग, कहाँ से टिकट चाहते थे तब? मैं 2 जगह से मेरा था, टोंक स्वायंपुर और जालोर सिरोही। एक आपका मैंने बयान सुना कि 2014 में मेरा टिकट कट गया, हमारे ही पार्टी के कुछ विरोधी नेता थे जिन्होंने टिकट कटवा दिया। क्या आप सचिन पायलट के ऊपर इशारा कर रहे थे? मैं किसी के ऊपर इशारा नहीं कर रहा था, मैं एक जनरल बात ये कह रहा था कि जो स्थितियाँ थी, वो मैं स्थिति का बखान कर रहा था कि इस तरह से पार्टी में जो विरोधी होते हैं उन्होंने टिकट नहीं लेने दिया। अब वो एक ब्रॉडर सेंस में आप उसको मान लीजिए। कुछ लोगों ने, आपके विरोधी ने कुछ पोस्टर भी वायरल किए, उसमें कहा कि इन्होंने सारे पोस्टर में सचिन पायलट की फोटो नहीं लगवाई। तो क्या नहीं लगवाई आपने फोटो? किन पोस्टरों में? आपके जो प्रचार के पोस्टर हैं यहाँ पे चुनाव में। नहीं, देखिए, लगी तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो प्रोटोकॉल बनता है, हमारे प्रभारी हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जो प्रोटोकॉल बनता है वो सब पोस्टर में उन सब की फ़ोटोज़ थी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष में तो बीडी कल्ला जी हैं, चंद्रभान जी हैं, किसी भी पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट की फ़ोटो मेरे ख्याल से किसी और दूसरे कैंडिडेट ने भी नहीं लगाई होंगी। तो उसको आप जनरल सेंस में देखें कि हमने पार्टी की जो हायरार्की है, एज जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रंधावा जी हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं पीसीसी के यहाँ पे, और लीडर ऑफ अपोजिशन है। आपकी सचिन पायलट से बातचीत होती है? अगर जनरली हम कहीं पार्टी के फोरम में या पार्टी के फंक्शन है तो हमारी हाय हेलो होती है। आपके पिता और सचिन पायलट के बीच अनबन देखने को मिली, थोड़ी तनातनी रही, खास करके जब मानेसर वाला प्रकरण हुआ। तो उसका प्रभाव क्या आप पे भी पड़ता है कि भाई ऐसा है? तो नहीं, उस बारे में मैं क्या कहूँगा, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप अपने प्रचार में सचिन पायलट को बुलाएंगे? देखिए, ये तो कैंपेन कमेटी जो होती है पार्टी की, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अशोक गहलोत जी राजस्थान में जी। कैंपेन कमेटी तय करती है किसको कहाँ भेजना है, किन नेताओं को भेजना है, किन की उपयोगिता कहाँ पे है। हमारे पीसीसी के जितने भी एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, एआईसीसी में हमारे जो राजस्थान से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं, चाहे एआईसीसी भवन जितेंद्र सिंह जी हैं, कल्ला जी हैं एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट, चंद्रभान जी हैं, कौन कब कैसे आएगा
और ये तो कैंपेन कमेटी ऐसी सब तय करती है। बाकी जो आपके एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट हैं उनकी छवि एक, सचिन पायलट की छवि एक बताई जाती है कि वो स्टार प्रचारकों में, तो आप लोग क्या डिमांड होती है कि हमें ये स्टार प्रचारक चाहिए या फिर सब पार्टी ही तय करती है? ये तो कैंपेन कमेटी ये तय करती है किसकी कहाँ क्या रिक्वायरमेंट, वो कैंपेन कमेटी ही इस बारे में बता सकती है। बाकी एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट जितने भी हैं हमारे और सारे बड़े नेताओं की उपयोगिता है चुनाव में, तो जो योगदान दे, चाहे जैसे जितने भी पीसीसी एक्स प्रेसिडेंट्स भी हैं, मैंने कहा जैसे हमारे एआईसीसी के जो राजस्थान से हैं मगर एआईसीसी में ऑफिस बेरर्स हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स हैं, एक्स सीएलपी लीडर्स हैं, तमाम लोग हमारी पार्टी के सीनियर लोग हैं। पिछली बार जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब वो प्रेसिडेंट थे, आपके प्रचार में आए थे? हाँ, तब वो नॉमिनेशन के टाइम एज अ पीसीसी प्रेसिडेंट आए होंगे। खैर, इस चुनाव पे वापस आते हैं। ये चुनाव आपके लिए पिछले चुनाव से कितना अलग है, और लोग ये जानने में भी दिलचस्पी रखते हैं कि पिछली हार से वैभव गहलोत ने इस बार क्या सबक सीखा? देखिए, पहली बात तो ये मारवाड़ का ही क्षेत्र है जी। ये मारवाड़ का इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। जोधपुर भी यहीं पास में ही है, जोधपुर, जालोर, सिरोही, ये पूरा एक हमारा ही घर है मारवाड़। और जो पिछली हार थी और उस वक्त के फैक्टर्स अलग तरह से चल रहे थे देश में, और इस बार पार्टी का निर्णय था कि जालोर सिरोही से मुझे उतारा जाए। उस वक्त निर्णय हुआ कि जोधपुर से उतारा जाए। तो ये सब फैक्टर्स तो मैंने आपको बताया कि पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी और पार्टी हाईकमान तय करता है। आपका इंटरेस्ट कहाँ से लड़ने में था? नहीं, बिल्कुल, मैं तो पार्टी का जो आदेश है मैं उसको बिल्कुल हाईएस्ट रिस्पेक्ट देता हूँ उस चीज़ को। और जालोर सिरोही भी मैंने लगातार काम किया है, जोधपुर में मैं लगातार था। जालोर सिरोही भी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कोई नया हूँ, मैं यहाँ पे आ ही रहा था रेगुलरली। कब आते थे? मैं जब भी मौके लगे, चाहे हमारी भारत सेवा संस्थान के कोई कैंप्स हुए, हमारे जो एनजीओ है उसके कैंप्स हुए, इन सब में आना मेरा लगातार यहाँ क्या रहा है है। भारत सेवा संस्थान एनजीओ, थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये एनजीओ मेरे फादर जो समाज सेवा के लिए जो उन्होंने एक एनजीओ बना रखी है जोधपुर में, जी। तो उसके मेडिकल कैंप्स विभिन्न टाइम पे इस क्षेत्र में भी होते रहते हैं, इस पूरे मारवाड़ क्षेत्र में होते रहते हैं। एनजीओ मेडिकल के क्षेत्र में काम करता है या? नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए भी जो फैसिलिटीज़ देनी है उसके ऊपर भी करता है। उनकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो हेल्प लगती है, सेंटर पूरा जोधपुर में चलता है। तो ये सब उस दौरान भी मेरा आना यहाँ हुआ है। कोई प्रोग्राम्स जो चाहे शिवगंज हो, सिरोही हो, यहाँ सब में आता रहा हूँ। बीजेपी के नेता बार बार जब आप पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो उस पर आपका क्या जवाब होता है? उस पर आपको लगता है कि ये जब सवाल आता है तो मैं थोड़ा फंस जाता हूँ? बिल्कुल भी नहीं फंसता। हाँ। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या उनको दूसरे नेताओं के बच्चे नहीं दिखते? और परिवारवाद का जहाँ तक बात है, मैं कहना चाहता हूँ जो डिज़र्व करते हैं, जिन्होंने, जैसे मैंने अभी आपने पहला क्वेश्चन जो चालू किया कि आपने राजनीतिक कॉलेज के बाद से ही चालू करी, आप सक्रिय रहे, मैंने आपको एक कटिंग्स दिया, मैंने कहा पूरा, आपने कहा क्या आपने सारी कटिंग्स ऐसी रखी हुई हैं? बिल्कुल रखी हुई है, और इसी दिन के लिए रखी हुई हैं कि जब इस तरह के आरोप लगें तो मैं बताता रहूं कि मैंने बिना पद के कहाँ कहाँ गया था। कोई पूछे कि कहाँ गया, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। और एक किसी अखबार के नहीं, सारे नेशनल अखबार में जब भी मुझे कहा गया कि अच्छा इन्होंने काम किया जोधपुर में, यहाँ वहाँ, उन सब चीज़ों की मैंने कटिंग्स रखी हुई हैं। तो जो व्यक्ति लगातार पार्टी में सक्रिय होकर 15-17 साल से काम कर रहा है, 17 साल से, और फिर अगर उसको लोकसभा चुनाव का मौका मिल रहा है, तो मैं उसको परिवारवाद नहीं मानता। मैं उसको ये मानता हूँ कि केवल नेता पुत्र होना से ही टिकट नहीं मिले या राजनीति नहीं आए, वो नहीं होना चाहिए। जो डिज़र्व करते हैं, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने मेहनत किया है, उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं में भी कह रहे हैं, आप बीजेपी पे भी आरोप लगाते हैं। बीजेपी के कुछ नेता मुझे जोधपुर में आपके बड़े प्रेमी मिले। अच्छा। उन्होंने एक टिप्पणी की, आपने सुनी? गजेंद्र सिंह शेखावत, आपसे पिछली बार मुकाबला था उनका, आप उस चुनाव में हार गए। इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बयान दिया कि आपरो टावर चला गया है, मतलब अपना बच्चा चला गया वहां पे। तो वो इस तरह की जब बात होती है तो उसका क्या जवाब रहता है? देखिए, वैसे तो सबसे जवाब हमारे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी ने उनको दे दिया है। हाँ।
कि अगर वो मुझे ये कह रहे हैं तो वो भी शेखावटी से एक टावर जोधपुर भी पहुंच गए थे। वो जोधपुर के नहीं हैं, ठिकाना महरौली शेखावटी, बोर्ड लगा देखा है मैंने, केंद्रीय मंत्री उनके गांव में, वो वहाँ के हैं। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने वो जवाब अच्छे से दे दिया था कि वहाँ हम तो मारवाड़ में ही बैठे हैं, वो तो संभाग बदल के आ गए हैं। तो आप मारवाड़ी में बात करते हैं? थोड़ी बहुत जो भी। जैसे आप पे अटैक होते हैं तो मारवाड़ी में होते हैं, तो आप मारवाड़ी में रिस्पॉन्ड करते हैं? मैं जनरल जैसे घर में या जो बोलचाल में होता है, मैं थोड़ा बहुत, मैं यूजली हिंदी हम लोग बातचीत में रखते हैं, बट मारवाड़ी अगर हो तो हम बात कर लेंगे। अच्छा, मैंने कभी आपको मारवाड़ी बोलते नहीं सुना। तो मैंने कहा ना, जैसे यूजली हम लोग हिंदी बात करते हैं, हाँ। तो मारवाड़ी क्या अगर होता है तो हल्की। आप मुझे मारवाड़ी में भी जवाब देंगे तो भी मैं समझ में आएगा मुझे। ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद अशोक जी को मतलब कोई एक इंटरव्यू उनका देख रहा था तो वो मारवाड़ी में बात कर रहे थे, तो मेरे लिए बड़ा नया और सरप्राइजिंग था कि क्योंकि मैंने उनको ज़्यादातर हिंदी में बात करते सुना जब भी सुना। ये तो मैं यूजली कह रहा हूँ कि हम लोग हिंदी में ही, हमारा जो कॉमन और डायलेक्ट है वो हिंदी ही रहता है हमारा। और दोस्तों से बातचीत, जो आपके पुराने बचपन के दोस्त हों? नहीं, यूजली मैंने कहा हिंदी में ही रहता है। मैं स्कूलिंग दिल्ली से थी मेरी, अच्छा। तो स्कूलिंग मेरी दिल्ली से थी, तो वहाँ मारवाड़ी का बचपन के दोस्तों से ऐसा कोई मारवाड़ी नहीं, वो सब दिल्ली से ही है। गजेंद्र सिंह शेखावत के जो समर्थक हैं उन्होंने एक बार एक आरोप और लगाया कि वैभव को जोधपुर से हार का डर था, इसलिए अपने पिताजी से कह के जालोर सिरोही का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं पहले भी कहा कि पार्टी हाईकमान स्क्रीन कमेटी तय करता है कि, क्योंकि और ऐसा नहीं कि जालोर सिरोही में इसी बार हुआ। जालोर सिरोही में अगर आप 2019 में भी आप पुराना मीडिया की रिपोर्ट्स और सब उठा के देख लेंगे, तो मेरा जालोर सिरोही में 2019 में भी, और इनफैक्ट 2014 में भी, जिसमें मुझे टिकट नहीं मिला, तब भी मेरा क्लेम यहीं से था। ऐसे नहीं कि अचानक यहाँ से मैंने सीट हमारी यहाँ तय हो गई। 2019 में जब जोधपुर में लड़ा हूँ, तब भी जालोर सिरोही से मेरी डिमांड यहाँ से तमाम कांग्रेस जनों ने दिल्ली में, जयपुर में और विभिन्न पार्टी के प्लेटफॉर्म्स में यहाँ के लोगों ने, यहाँ के कांग्रेस जनों ने तब भी मेरे को यहाँ से चुनाव में उतारने का डिमांड की थी पार्टी हाईकमान से। तो फैक्ट्स, सिचुएशंस, और जैसे मैंने कहा कि वो पार्टी स्क्रीन कमेटी तय करती है, तो पार्टी ने उसको जोधपुर में तय किया। इस बार पुनः वही स्थिति थी कि जालोर सिरोही के साथ साथ जोधपुर और जालोर सिरोही दोनों की तरफ से कांग्रेस जनों की मांग थी कि भी मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, तो पार्टी ने इस बार जोधपुर की जगह जालोर सिरोही तय किया। जो कुछ जानकार हैं आपके यहाँ के राजनीतिक, उन्होंने कहा वैभव गए जालोर सिरोही चुनाव लड़ने, समय कम था, चुनाव खड़ा तो कर लिया, अच्छा, लेकिन 20 सालों से ये सीट कांग्रेस जीती नहीं है, तो जीत और हार के बीच का जो अंतर है उसको वैभव गहलोत कैसे पाट पाएंगे? देखिए, जो 20 साल निकले हैं जी, मैं मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जनता ने इस बार यहाँ पे एक सेंटिमेंट डेवलप हो चुका है, एक तरह से माइंड सेट हो गया है कि बहुत हुआ बीजेपी का यहाँ 20 साल, अब हमें कांग्रेस को मौका देना है। जालोर सिरोही सांचौर, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो सीट है, ये यहाँ पे अधिकतर बीच में विधायक भी जब भाजपा के रहे, यहाँ पे सांसद भाजपा के रहे 20 साल, और 20 साल बहुत बड़ा एक समय होता है। मतलब पब्लिक का जो रिएक्शंस हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट पब्लिक का, वो सबका आगे बहुत हुआ भाजपा का। अब हमें एक दूसरे पार्टी के उम्मीदवार के लिए रखना है, ताकि हम यहाँ पे एक चेंज चाहते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? मेरे मुद्दे यहाँ पे कनेक्टिविटी पुअर रही, यहाँ पे रेल का, चाहे हवाई का, चाहे सड़कों की आप हालात देखें, और उन इलाकों में जहाँ पे बीजेपी के विधायक रहे हैं ज़्यादातर समय, यहाँ पे आप देखिए उन्होंने ना राज्य सरकार से भी कोई मांग ऐसी नहीं रखी है। नेशनल हाईवे का मुद्दा है, रेल कनेक्टिविटी का तो इतना बड़ा मुद्दा है कि हम जो प्रवासियों में जाके आए हैं, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, क्योंकि यहाँ पे ये जो इलाका है, इसके हर दूसरे घर से भाई बेटा रोज़ी रोटी के लिए, अपने काम धंधे के लिए दूसरे प्रदेशों में जाके काम कर रहे हैं। आप उनके सेंटीमेंट भी देखेंगे। आप बॉम्बे की हमारी मीटिंग का सोशल मीडिया पे देखिएगा, आप हमारा
हैदराबाद का देखिएगा, उनके सेंटिमेंट्स इस तरह से हैं कि जालूसराय हमारा पिछड़ गया इन 20 सालों में। वो कहते हैं कि हम इतनी मुश्किलों से अपने घर जा पाते हैं, अपने गांव जा पाते हैं, ट्रेनें में रिजर्वेशन नहीं मिलते, ट्रेन डायरेक्ट है नहीं यहाँ पे, सीधा आ रही नहीं आ रही, पूरे परिवार को लाना पड़ता है, कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, होली दिवाली, कोई घर में कोई काम आ जाए तो बसें चेंज करते हैं। मतलब एक तरह सेंटीमेंट है कि भाई जब भाजपा के सांसद ने कम से कम कोई 2 रेलगाड़ी तो चलाते दक्षिण भारत से यहाँ के लिए, तो ये सेंटीमेंट इस तरह का हो रखा है। पानी की समस्या बहुत जगह है यहाँ पे। भाजपा की सरकार आई तो जवाई बांध का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, 2500 करोड़ रुपए का जो चालू घोषणा कर दी थी इस काम के लिए, उसको आके भाजपा की सरकार ने यहाँ रोक दिया। तो ये जो सेंटीमेंट इस बार पब्लिक में डेवलप हुआ है वो सब इन कारणों से हुआ है कि जालूसराय जो 20 साल पिछड़ रहा है, लोगों को लग रहा है कि वैभव गहलोत आएगा, एक नई उम्मीद के साथ हम लोग इस क्षेत्र को डेवलप होते देख सकते हैं। ये आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आई तो काम रोक दिया, भाजपा वाले कहते हैं कि हमारी केंद्र में सरकार थी, हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे, अशोक गहलोत की सरकार हमें कुछ नहीं करने दे रही थी। ये उनके पॉलिटिकल आरोप हो सकते हैं, बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं। अच्छा, आप जालौर सिरोही आए, यहाँ पे एक बड़ा टेरेन है और आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है और आप देखेंगे तो आज भी उनके इलाके बहुत पिछड़े हैं, असमानता है, गरीबी है, बहुत बहुत लाचारी है। आदिवासियों के लिए आपके पिटारे में क्या, अगर आप जीत गए तो उनके लिए आप क्या करोगे कि मैं ये काम आपके लिए करके दिखाऊंगा, अभिनव पांडे 5 साल बाद वापस आएंगे तो मैं चल के दिखाऊंगा कि ये काम मैंने किया है। देखिए, जहाँ तक आदिवासी और जो आपने बात कही है कि यहाँ टेरेन इस तरह का है, दूर दराज के इलाके हैं, मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग बेहतर कोई औद्योगिक नीतियाँ लाएं ताकि यहाँ पे कोई कारखाने और फैक्ट्रियाँ डेवलप हों तो आदिवासी भाइयों को उसमें जॉब मिले, वो काम यहीं कर सकें। देशावर क्यों जा रहे हैं यहाँ के अब जो भाई बंधु हैं, वो इस प्रदेश को छोड़ के हैदराबाद बेंगलोर में जाके क्यों नौकरी काम ढूंढ रहे हैं? क्योंकि यहाँ नौकरियों का अभाव है। मैं चाहूँगा कि यहाँ रोज़गार मेले में लगाऊँ, बाहर की कंपनीज़ को यहाँ इनवाइट करूँ। तो इस तरह का मेरा एक सोच है कि यहाँ पे हमें नौकरियों के अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो बाहर जो हमारे आदिवासी बाहर जाके काम करने के लिए मजबूर हैं, गुजरात जा रहे हैं, बनासकांठा जा रहे हैं, यहाँ पे सूरत तक जा रहे हैं, दक्षिण भारत में चेन्नई तक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो ये सब लोग यहाँ के चाहे मजदूर वर्ग है वो भी पलायन करके बाहर जाता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और एक तस्वीर मैंने देखी आपके चुनाव की, बड़ी चर्चित हो रही है, हिमांशी गहलोत जी आपकी पत्नी, वो भी प्रचार पे निकली हुई है। हाँ, पूरा परिवार में सब लोग ही लगे हुए हैं। इससे पहले भी प्रचार किया आपका? देखिए, 2019 में भी जब मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा है तब भी किया है, फादर चुनाव लड़ते हैं तब भी हम सब लोग परिवार वाले प्रचार करते हैं। सरदारपुरा से जब पत्नी आपकी प्रचार पे निकली तो लोगों ने तस्वीर देखी और फिर बात होती है कि ये वैभव गहलोत, वो खुद क्या करती हैं? वो खुद पॉलिटिकली एक्टिव है या फिर उनका कुछ और? नहीं, वो हाउसवाइफ हैं। पॉलिटिकली तो जैसे चुनाव में दौरान ही, चाहे मेरे फादर जब चुनाव लड़ रहे हो। एनजीओ से भी जुड़ी है आपकी? हाँ, एनजीओ से भी जुड़ी हूँ। अच्छा, उनका एक बयान मैंने सुना, वो माली समाज के लोगों के बीच वोट मांग रही हैं और ये कह रही कि अगर हार गए तो माली समाज की हार होगी। तो क्या ये चुनाव जाति के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है? नहीं, मैं तो सर्व समाज के विकास की बात कर रहा हूँ। सर्व समाज का मेरे पे आशीर्वाद रहे, सर्व समाज लोग मुझे अपना समर्थन दें, हमारा वही सोच के साथ हम हमेशा आगे चलते हैं। ये चुनाव आप लड़ रहे हैं और आपके जो मुद्दे हैं आप बता रहे होंगे, लुम्बाराम चौधरी जी से आपका मुकाबला है, आप उनसे एक दिन अचानक से मिल गए। ये आप अचानक से मिल जाते हो या फिर जैसे पिछली बार आप गजेंद्र सिंह शेखावत से मिल गए अपने विरोधी प्रत्याशी से, इस बार आपकी मुलाकात लुम्बाराम चौधरी से हो गई, तो ये अचानक मिले या इत्तेफाक हुआ? नहीं, इत्तेफाक था कि बाबा गौतम ऋषि जी का जो यहाँ पे स्थान है जहाँ पे हज़ारों लोग दर्शन के लिए जाते हैं और मेला लगता है उस दिन, और क्योंकि वो एक मैं अचानक इसलिए कह रहा हूँ कि सिंगल रोड ही जाती है उस स्थान तक और सिंगल रोड में आपके पास कोई दूसरे डाइवर्जन्स नहीं है, तो ये इत्तेफाक था कि वो दर्शन करके मेले से आ रहे होंगे और मेरा वहाँ जाना और था क्योंकि रोड एक ही है और सकरी रोड है, तो
उनकी गाड़ी सामने से आ रही थी, तो मैंने नमस्कार करके मैं गाड़ी से उतरा। मेरे को लगा वो क्योंकि कंजेस्टेड जगह तो गाड़ियों को निकलने में मेरे तो ऑब्वियसली गाड़ियाँ धीरे चल रही, सड़क के चल रही थी गाड़ियाँ, तो इसलिए हमें मौका मिला एक दूसरे से मिलने का। ये एक इत्तेफाक था। मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, मेरे पिताजी की उम्र के हैं, तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, मैंने कहा कि आप आशीर्वाद रखिए मुझ पर। एक बहुत, मैं आपके क्षेत्र के लोगों से बात कर रहा था तो बहुत लुम्बाराम चौधरी की एक सौम्य नेता की छवि बताई जाती है, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो आपके कुछ जो उनके समर्थक हैं उन्होंने कहा कि ये लड़ाई राजा वर्सेस रंग की है। कहाँ है राजा? जी कहाँ राजा कहाँ है यहाँ पे? हाँ, आपके लिए राजा जैसी तुकबंदी, राजकुमार जैसी तुकबंदी का इस्तेमाल कर। कहाँ है राजा? ही कोई नहीं है यहाँ पे। अब आज के ज़माने में तो प्रजा ही राजा है, जनता ही जनार्दन है। कौन राजा महाराजा? कोई यहाँ पे कोई कहाँ, जो कोई राजा ही नहीं है तो कौन से राजकुमार? खैर, चुनाव पे बात हो रही है। पॉलिटिकल ये डायलॉग हो सकते हैं जी, जिनकी कोई धरातल पे सच्चाई नहीं और जनता भी जानती है। इसीलिए उन्होंने कहा, मतलब जो आपके विरोधी हैं वो कह रहे थे कि अशोक गहलोत के बेटे होने के अलावा और कौन सी क्वालिटी है वैभव गहलोत में जो जालोर सिरोही की जनता उन्हें वोट करे। कि मैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी मौका मिले आदमी को कुछ करके दिखाना चाहिए, चाहे अपने स्थान के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने प्रदेश के लिए। मुझे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में मौका मिला। ये बात अलग है कि मेरा सेकंड टर्म पॉलिटिकल कारणों से, सरकार यहाँ पे बदल गई, इस कारण से उसको भाजपा वालों ने उस पर, मैं कहूँगा एक तरह से उस पर एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की तहत उस चीज़ को, मेरे सेकंड टर्म को पूरा नहीं होने दिया। मगर मैं आरसीए का प्रेसिडेंट रहा। उस वक्त आरसीए पे बैन लगा हुआ था। मैंने उस चीज़ को फेस किया और बीसीसीआई से मैं निकाल के लाया। मैच कोई इंटरनेशनल मैच 7 साल बाद राजस्थान में मेरे टेन्योर में इंटरनेशनल मैच जयपुर में लेके आया। मैंने जयपुर में, हमारा खुद का स्टेडियम नहीं था हमारी क्रिकेट बॉडी का, हम गवर्नमेंट से लीज पे लेते थे। मैंने उस सोच के साथ मैं आगे बढ़ा कि हमारा खुद का क्रिकेट स्टेडियम हो, तो मैंने वो उस दिशा में काम किया। ज़मीन अलॉट हुई, मैंने काम चालू करवा दिया। इनिशियल फेज़ का तो काम भी हो गया वहाँ पे। अब आगे उसको भाजपा सरकार और नई बॉडी आगे कैसे ले आती है, पर इनिशियल स्टेज की जो नींव होती है वो पूरा काम उस लेवल तक पहुँच चुका था। मैंने जोधपुर का बरकतुल्ला खान स्टेडियम, जब पिताजी फर्स्ट टाइम सीएम थे तब वहाँ डे मैच होने की ही संभावना होती थी। इंडिया वेस्ट इंडीज़ हुआ है और एक कोई और हुआ था, तो उसके बाद वहाँ पे ये कोई 20-22 साल बाद हमने सोचा कि यहाँ पे हम इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार करें, रेनोवेशन पूरा की हमने मांग करी सरकार से। उसको हमारे आरसीए के गाइडेंस में हमने पूरा किया। आरपीएल राजस्थान प्रीमियर लीग मैंने मेरे टेन्योर में आईपीएल की तर्ज पे यहाँ पे लॉन्च करी, ताकि जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं जो मानते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तो उनको मैंने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आरपीएल के माध्यम से, मेरी सोच थी कि हर ज़िले से, हर क्षेत्र से इस जो राजस्थान के हम लोग उन युवा प्रतिभाओं को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो हमने राजस्थान प्रीमियर लीग आईपीएल की तर्ज पे हमने यहाँ मेरे टेन्योर में लॉन्च करी। उसका हमने ओपनिंग सेरेमनी जोधपुर के उसी बरकतुल्ला खान स्टेडियम में रखी। बरकतुल्ला खान स्टेडियम में 20 साल बाद क्रिकेट एक्टिविटी देखने को मिली। ऑनरेबल गवर्नर आए, ऑनरेबल सीएम आए ओपनिंग सेरेमनी में। हमने उसके अलावा जोधपुर में हमने लेजेंड्स लीग, जो एक इंडिया की फेमस लीग है, वो हमने जोधपुर में करवाई। तो इस तरह सीसीएल करवाई, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग हमने करवाई। जोधपुर में बरकतुल्ला खान स्टेडियम में क्रिकेट की वापसी मेरे टेन्योर में हुई। ये बात और है कि राजनीतिक कारणों से आईपीएल वहाँ नहीं आया। और उदयपुर में, क्योंकि मेवाड़ में भी क्रिकेट के प्रति गजब का उत्साह है, तो मेरे टेन्योर में मेरी इच्छा थी कि जयपुर तो है ही डेस्टिनेशन क्रिकेट का, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। मैं चाहता था कि जो दूसरे जो संभाग हैं, मारवाड़ जहाँ पे जालोर सिरोही और जोधपुर भी आता है,
मैं चाहता था मारवाड़ भी एक सेंटर डेवलप हो, मैं चाहता था उदयपुर भी एक सेंटर डेवलप हो। तो यहाँ पे 3 अगर राजस्थान में क्रिकेट डेस्टिनेशन डेवलप हो गए तो मेरे टेन्योर में हो गए। तो मेरी सोच डेवलपमेंट से रिलेटेड रहती है। तो मैं आपके इस चैनल और आपके इस न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जालोर सूर्य के लिए भी हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे कि जनता के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे एक अच्छा बदलाव लाएं, जो पिछले 20 साल में ये क्षेत्र पीछे रह गया है। अच्छा, जोधपुर तो जैसे सीएम सिटी है, तो जोधपुर पे एक सीएम सिटी की छाप दिखती है, वहाँ पे काम हुआ है, तमाम चीज़ें। जालोर सिटी उस हिसाब से पिछड़ा हुआ है। क्या वजह रही ऐसा लगता है? देखिए, यहाँ पे जब कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे स्वर्गीय बूटा सिंह जी, तब कहते हैं यहाँ कोई केंद्र की वो बड़े मिनिस्टर भी थे। तो उस टाइम के बाद ये जो लगातार ये जो 20 साल का जो एक बीजेपी को लगातार 2004, फिर 2009, फिर 2014 और फिर 2019, ये 4 जो पिछले लोकसभा इनको बीजेपी को मौका मिला था, उसमें ये पूरा गैप जो केंद्र के कोई रेलगाड़ियों का यहाँ पे विस्तार नहीं हुआ, रेलगाड़ी कनेक्टिविटियाँ नहीं बढ़ी, हवाई सेवा की यहाँ पे मांग रही है, चाहे उद्योगपति जो बाहर बस गए हैं, चाहे यहाँ के लोग हैं, इन सब चीज़ों की जो कमी रही, नेशनल हाईवे यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाए, जो दिल्ली की सरकार से जो चीज़ें लेके आनी चाहिए थी एक सांसद को, वो टोटली डिसइंटरेस्ट से उन्होंने काम किया। सरकार ने क्या किया राज्य की? राज्य की सरकार ने कोई कसर नहीं, सांचौर को तो जिला बना दिया। जहाँ आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये जिले का गठन अभी पिछली कांग्रेस सरकार ने किया। और क्योंकि आप खुद अभी आप एक्सटेंसिवली आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि सांचौर की तो मांग बरसों से चली आ रही थी कि भाई सांचौर को जिला बनाया जाए, ताकि ये क्षेत्र जो बिल्कुल रन ऑफ कच्छ से लगा हुआ है, इधर गुजरात से लगा, ये बिल्कुल एक दूर दराज का इलाका हो जाता है। तो ये तो एक इसको एक कट करके एक पूरी एक जिला बनाया है, ताकि यहाँ का बजट पूरा तरीके से अलग हो। राज्य सरकार का बजट है कि जो जिले को मिलता है वो इस जिले को मिलना चालू हो जाए। सारे ऑफिस यहाँ पे मतलब कोई एनओसी और प्रमाण पत्र के लिए भी गांव वालों को जालोर तक जाना पड़ता था। कलेक्ट्रेट में अगर कोई काम हो जाए तो उसको लिए इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। तो अगर वो कागज़ नहीं बना तो 2 दिन उसको जालोर रहना, क्योंकि वापस आके वापस नहीं जा सकता वो। तो कांग्रेस की सरकार ने तो आप अपन जहाँ बात करें कोई कमी नहीं रखी। इस सांचौर में 5 कॉलेज खोल दिए सरकारी, और जहाँ भी अपन देखें कोई मतलब उपस्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएससी, कोई कमी नहीं रखी। लेकुना कहाँ हो गया? यहाँ ज़्यादातर बीजेपी के विधायक रहे। तो जब बीजेपी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी रही, उन्होंने इंटरेस्ट लिया ही नहीं। उन्होंने राज्य सरकार कांग्रेस की भी थी, मगर उन्होंने डिमांड रखी नहीं कि ये सड़कें बनवाओ। उन्होंने सड़कों का काम करवाया ही नहीं अपने क्षेत्र में। जी, आखिरी के 2 सवाल। आपने क्रिकेट का जिक्र किया। क्रिकेट की जब जिक्र होता है तो कई सारे लोग आपकी तुलना जयशाह से भी करते हैं और जयशाह की तुलना आपसे करते हैं और पूछते हैं कि नेता पुत्रों के पास ऐसा कौन सा खेल है कि ये क्रिकेटिंग बॉडी में अच्छे पद ले जाते हैं, बाकी लोग नहीं मिलता है? कोई जादू होता है? देखिए, मैं तो क्रिकेट में पहले भी ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ में रहा। सन 2000 से जो इंटरनेशनल मैच भी हुए, मैं को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी मेंबर रखा, और मैं शुरुआत से इस स्पोर्ट्स में और उसमें मेरा रहा। तो एक ये मौका मिला मुझे, और जैसा आप कह रहे हैं नेता पुत्रों को ही क्यों, ऐसी बात नहीं है। बाकी अनुराग ठाकुर भी रहे, जयशाह भी रहे, आप भी रहे, अलग अलग। ये तो बीसीसीआई में, मैं तो मेरी स्टेट बॉडी में ही रहा। क्रिकेट से जुड़ा क्रिकेटिंग बॉडी, इसीलिए मैंने कहा। नहीं, देखिए, ये तो विश्वास जो क्रिकेट के जो विभिन्न जिला में संघ होते हैं, उनको एक विश्वास हो जाता है कि भाई हम इस व्यक्ति के साथ आगे क्रिकेट बॉडी को चलाना चाहते हैं। तो वो एक जेन्युइन सी बात है कि वो विश्वास था, तो मैं मैदान में उतरा, मुझे चुना गया। आखिरी सवाल, अशोक गहलोत सीएम मुख्यमंत्री जी के पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा गया कि वो ज़्यादा जोर अपनी बेटे की सीट पे लगाए हुए हैं और इस वजह से वो शुरुआती दौर में बाहर जाकर प्रचार बाकी सीटों पे नहीं कर पाए। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? मेरी तो शिकायत ही दूसरी है। क्या है? मेरी तो शिकायत ही ये है कि वो यहाँ आए और ज़्यादा समय यहाँ दें। वो नामांकन में मेरे में आए तो
बाकी सब 25 सीटें हैं, एक सीट ये मान लीजिए जालूसरी के नामांकन में है, तो 20-21 सीटों पे नामांकन रैलियों में सबके उसमें गए, प्रचार कर रहे हैं। तो आप उनका शेड्यूल देख लीजिए उनके सोशल मीडिया पे, वो जालूसरी आ कहाँ रहे हैं। मैं तो उनसे मांग करता हूँ कि साहब आप आइए, वो आ कहाँ रहे हैं। आज नागौर हैं, हर जगह हर दिन वो 2-2 लोकसभा कर रहे हैं, क्योंकि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं तो उन पर जिम्मेदारी पूरे 25 लोकसभा क्षेत्र की है। अब उसमें इत्तेफाकन एक लोकसभा सीट मेरी भी है, पर उनकी जिम्मेदारी तो अलवर से उधर टोंक में कौन सी उन्होंने लोकसभा सीट छोड़ी है। उन लोकसभा सीट में एक जालूसरी भी राजस्थान में ही पड़ती है, बीकानेर है, चूरू हैं। आप उनका सोशल मीडिया उठा के देखिए, वो 25 की 25 सीट में पूरा फोकस उन्होंने कर रखा है। तो मैं तो उनसे चाहूँगा कि वो थोड़ा सा समय मुझे भी दे दें। आपने रिक्वेस्ट की? मैं तो उनसे 2 बार बोला है, मैं तो 2 बार रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सा समय मेरी सीट पे भी दे दें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो वो तो आप जानते हैं उनका नेचर, वो तो उस हिसाब से है कि उनको जिम्मेदारी पार्टी ने जो दे दी, उसके बाद ना उनको परिवार दिखता है ना उनको घर दिखता है, वो तो फिर उस मिशन पे लग जाते हैं। आप देख लीजिए, टोंक स्वाइंदुर सीट से लेके कोटा से लेके जितनी सीटें हैं उनमें सब में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो ये 2-3 सीटों का तो किसी ने मुझे कहा कि सबसे ज़्यादा तो वहाँ मूवमेंट हुआ है उनका, इस सीट को छोड़ के वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा है। अगर आप उनका आंकड़ा उठा लेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि वो आ कहाँ रहे हैं इधर। चलिए, ये भी एक अपनी समस्या है कि ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी जो इनके पिता के साथ साथ उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, वो कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, तो वो दूसरी जगहों पे ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। हम जब यहाँ आए तो हमें लगा कि आपके प्रचार में ज़्यादा ऐसा हाँ, बताया दिखे गया। क्या आपको, दिख रहे हैं क्या? वो तो बाड़मेर से लेके जैसलमेर से लेके अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आपके गंगानगर। प्रति जो है मीडिया या फिर जो पत्रकार रहे वो थोड़ा परसेप्शन के साथ आए आप पर, आपके साथ पास? नहीं, ऐसा तो नहीं, पता नहीं, मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं। चलिए, अच्छी बातचीत रही। चुनावी व्यस्ततम समय में वैभव जी ने समय निकाला और सुबह सुबह एकदम दिन के तड़के जो है नाश्ते से भी पहले का समय, एकदम अर्ली मॉर्निंग इन्होंने चुनाव प्रचार जाने से पहले हमें समय दिया, बातचीत की। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनके जवाब जालौर सिरोही की जनता तोलेगी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मोहन कनौजिया हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।